Good morning, class 8. Today we are going to have the first class of history. This is your book, The World of History and Civics. जिन लोगों ने नहीं लिया है बुक वो प्लीज़ जल्दी बुक ले लें. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू गेट योर बुक ऑन टाइम. फर्स्ट चैप्टर आपका है, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं. आप देखेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इसमें. आप देखेंगे अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, the age of revolutions, the American Civil War. ये तीन जो हैं ये इंटरनेशनल टॉपिक्स हैं which are related to India. We will discuss it how. And then we have from this 4th chapter to 11th chapter, that is 18th century India, और फिर ब्रिटिश कैसे यहाँ पर आए और उसके बाद कैसे आज़ादी मिली. All those chapters, all of these 11 chapters are very important. देन वी हैव सिविक्स 5 चैप्टर्स. तो काफ़ी सारा सिलेबस है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसको पढ़ना है. ध्यान से आप लोग वीडियोस को देखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा. फर्स्ट जो चैप्टर है दैट इज़ अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन. बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो आप 7th क्लास में याद किए. 7th क्लास में आपने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था दैट वाज मिडीवल यूरोप. Medieval Europe, rise and spread of Christianity. This was the first chapter that we had read in class 7th history. उसी से related है. Medieval पढ़ा था. Medieval के बाद हमने कहा था history is European scholars जो हैं historians हैं, they divide history into 3 different periods: ancient, medieval and modern. तो ये हमने कहा था कि यूरोप में 5th से 15th सेंचुरी CE 1400 समथिंग तक ये मिडीवल पीरियड माना जाता है. इंडिया में 8th से 18th सेंचुरी तक माना जाता है. मिडीवल मीन्स होता है मिडिल. ये मैं जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ. हिस्ट्री क्या है? जिसका रिटन रिकॉर्ड है जब से इंसान ने लिखना शुरू किया. बिफोर दैट वी कॉल इट प्री हिस्ट्री. क्लियर है? तो हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पीरियड्स अकॉर्डिंग टू यूरोपियन हिस्टोरियंस. उन्होंने अपने हिसाब से इसको डिवाइड किया है. और एंशियंट में रोमन एंड ऑल दैट, रोम जब बना, ग्रीस एंड बड़े बड़े लोग वहाँ पे हुए. सोक्रेट्स हुए, होमर हुए, रोमुलस हुए, फाइडिपिडीज हुए. ये इन लोगों के बारे में दैट वी हैड ऑलरेडी रेड इन प्रीवियस क्लासेस. तो उसको उन्होंने एंशियंट में रखा और इस पीरियड को इन्होंने मिडीवल में रखा. ये जो पीरियड है बहुत उथल पुथल का पीरियड है. इसमें वो जो आप देखेंगे फ्यूडल सिस्टम है वो हम लोगों ने एक पिरामिड पढ़ा था फ्यूडल सिस्टम का, वैसा सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम था. पीजेंट सबसे नीचे थे. बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था पीजेंट्स का और वीमेन का, और किंग का वर्ड ही लॉ होता था. तो ये इस तरह का सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था. और ये जो पीरियड्स हम लोग डिवाइड करते हैं उसका बेसिस 3 बेसिस होता है दैट वी हैड ऑलरेडी लर्न इन क्लास 7. Number 1 is major change in society, second one is polity and third one is economy. अगर कोई मेजर चेंजेस इन तीनों में होता है तो हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग नए पीरियड में चले गए हैं. वी हैव मूव्ड इनटू अ न्यू पीरियड ऑफ हिस्ट्री. तो एंशियंट से जब चेंजेस आया तो हम लोग ने माना कि उसको 5th सेंचुरी में मेजर चेंजेस आया है यूरोपियन सोसाइटी में और इंडिया में 8th सेंचुरी में. तो इसको हम लोग मानते हैं कि वी हैव मूव्ड इनटू मिडीवल पीरियड. अब ये 14th सेंचुरी के आसपास, ये 15th सेंचुरी में मिडीवल को एंड मान रहे हैं ये, और यहाँ से आप ले रहे हैं मॉडर्न पीरियड. मॉडर्न मतलब नया, जो लेटेस्ट है. तो 14th सेंचुरी के आसपास से ही बदलाव शुरू हो गया था. देखिए बदलाव एक दिन में नहीं आता है. इट टेक्स टाइम, सेंचुरीज लगता है. धीरे धीरे चेंज होता है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप मैंगो लगा हुआ है और इट इज़ ऑन द ट्री और आपने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया और टूट के अलग हो गया. चेंज हो गया कि मैंगो अभी ट्री पे था और अब अलग हो गया. तो कोई मेजर चेंज जो सोसाइटी में होता है, मेजर चेंज जो पॉलिटी में होता है, इकोनॉमी में होता है, ये कोई एक दिन में नहीं होता. इट्स नॉट सडन. इसका धीरे धीरे ये चेंजेस होता है. तो पिछले क्लास का फिर याद कीजिए कि हम लोगों ने लास्ट में देखा था वहाँ पे इस चैप्टर में कि रोमन एम्पायर डिक्लाइन कर गया था. बाइजेंटाइन एम्पायर था, उससे पहले आपको वेस्टर्न रोमन एम्पायर था. तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर की बहुत बुरी हालत हो गई थी और उसके बाद ईस्टर्न रोमन एम्पायर कुछ दिनों तक चला.
कॉन्स्टेंटिनोपल वगैरह। उसके बाद ऑटोमन्स आए, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। तो जो ग्लोरियस पीरियड था रोम का, वो समझिए कि ख़त्म हो गया था। इट हैड ऑल एंडेड, पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था ग्लोरियस पीरियड। तो वो जो पीरियड ख़त्म हुआ था ग्लोरियस, उसके आसपास उस पीरियड में रोम की क्या हालत थी आपको पता है, किस तरह से महंगाई बढ़ी हुई थी, सोशल स्ट्रक्चर फ्यूडल था। तो इसको यूरोपियन स्कॉलर्स ने अपने इस पीरियड को डार्क एज लिखा है, अंधकार युग। किस पर अंधेरा था, नॉलेज का अंधेरा था। हमने बताया था कि ये इट बिकेम लाइक एक ऐसा गड्ढा बन गया था जो जिसमें सिर्फ गंदा पानी भरा हुआ है, जिसमें पानी निकल नहीं रहा है, पानी उसका कहीं से फ्रेश वाटर आ नहीं रहा है और वो उसका गंदा पानी कहीं जा नहीं रहा है। तो जब ऐसा गंदा पानी का गड्ढा होता है तो वो सड़ जाता है, वहाँ पे चीज़ें सड़ जाती हैं, वहाँ पे इंसेक्ट्स, मच्छर, कीड़े मकोड़े, गंदे कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं। अगर फ्रेश वाटर रिजर्व है तो उसमें फ़िश होता है, उसको लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं, उसमें अच्छे प्लांट्स होते हैं। तो ये डिफरेंस है। तो यूरोप बिकेम लाइक एक ऐसा गड्ढा बन गया था जिसमें कोई अच्छी चीज़ें नहीं उभर सकती हैं, कोई चीज़ अच्छी चीज़ फ्लो नहीं कर पाई, ना फ्लो इन हो रही थी ना फ्लो आउट हो रही थी। तो ये मिडीवल पीरियड। लेकिन 14 सेंचुरी के आसपास एक मेजर शिफ्ट होता दिख रहा है इसमें। जब ऑटोमन्स ने कब्ज़ा किया कॉन्स्टेंटिनोपल पे, तो वहाँ पे कुछ हालात चेंज हुए। तो जो इसी ड्यूरेशन में एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन पूरी दुनिया में उभरा था, जिसको बोलते हैं इस्लामिक सिविलाइजेशन, दैट स्टार्टेड फ्रॉम अरब एंड इट स्प्रेड टू ऑलमोस्ट होल ऑफ द वर्ल्ड, काफ़ी सारे पोर्शन में फैलाई। तो इस्लामिक सिविलाइजेशन का जो आप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाई पॉइंट मानेंगे, तो उसका हाई पॉइंट था दो जगह। एक था बैतुल हिकमा, द हाउस ऑफ विजडम, दैट वाज इन बगदाद, एंड देयर वाज अनदर सेंटर इन कॉर्डोबा, स्पेन। स्पेन आप ध्यान दीजिए कि स्पेन यूरोप में है, स्पेन एंड पोर्टुगल, जहाँ से वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस ये लोग निकले थे उस साइड से। तो मोरक्को से जब आप अफ्रीका से क्रॉस करेंगे, व्हेन यू क्रॉस फ्रॉम अफ्रीका, मेडिटेरेनियन क्रॉस करेंगे, तो यू विल लैंड इन स्पेन एंड पोर्टुगल। तो ये मोरक्को है यहाँ पे अभी, और यहाँ पे स्पेन है। तो यहाँ भी मुसलमानों की सल्तनत थी इस्लामिक सिविलाइजेशन की। तो ये बहुत बड़ा सेंटर था इस्लामिक सिविलाइजेशन का। और एक था कॉन्स्टेंटिनोपल, जब ऑटोमन्स का कब्ज़ा हुआ वहाँ पे बहुत बड़ा एक सेंटर था। बगदाद में ट्रांसलेशन सेंटर था बहुत बड़ा, जो हम लोगों ने पढ़ा है। ये कंट्रीब्यूशन जो इस्लामिक सिविलाइजेशन का रहा है उसमें पढ़ा हमने। तो यहाँ पे इन्होंने, ये इस्लामिक्स ने क्या किया था, ये मुस्लिम्स ने, दे वर थर्स्टी ऑफ नॉलेज। उनको मतलब था कि कितना भी नॉलेज किस तरह से ज़्यादा ऑब्जर्व कर सकते हैं, ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। दे वर नॉट अर्निंग फॉर मनी एंड ऑल दैट, दे वर सीकिंग नॉलेज। तो उन्होंने चाइनीज़, संस्कृत एंड लेटिन और बहुत सारी बुक्स का ट्रांसलेशन किया बगदाद में। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बनाई। तो जब यूरोप डार्क एजेस में था, डार्क एजेस में उसमें पोप्स का, क्रिश्चियनिटी जो थी वो एक फ्रेश एयर, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर थी। पिछले चैप्टर में पढ़ा है मिडीवल यूरोप, द राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी, एक यूरोप के लिए एक ताज़ी हवा के जैसी थी। लेकिन बाद में यही क्रिश्चियनिटी जो है वो पोप्स के कंट्रोल में आ गई, कुछ लोगों के कंट्रोल में आ गई। उनके कंट्रोल में आने की वजह से वो बाइबल लोगों को पढ़ने नहीं देते थे, बोलते थे तुम नहीं समझ पाओगे इसको। तो जो मन में आता था उसका एक्सप्लेनेशन करते थे और पूरी दुनिया, पूरे यूरोप में रूल करते थे। तो उसके वजह से क्रिश्चियन रिलीजन में ही करप्शन बहुत ज़्यादा आ गया था, और उस करप्शन की वजह से पूरे यूरोपियन सोसाइटी में एक करप्शन आ गया था। इसके बारे में हम लोग आगे में पढ़ेंगे। तो ये लोग जो है वहाँ के जो स्कॉलर्स थे बड़े बड़े यूरोप के, या जो पढ़ना चाहते थे, अगर कोई नई चीज़ वहाँ पे बातचीत होती थी तो उनको कहा जाता था कि ये मज़हब के ख़िलाफ़ चला गया, रिलीजन के ख़िलाफ़ चला गया, तो लोग बाइकआउट कर देते थे, मार देते थे। तो जो पढ़ने वाले सीकर्स ऑफ नॉलेज थे, सीकर्स ऑफ ट्रूथ थे, वो वहाँ से भाग भाग कर कोई कॉर्डोबा गए, कोई बगदाद गए। फिर क्रिश्चियंस और मुसलमानों की लड़ाई भी चल रही थी बहुत दिनों से, जिसको हम लोग होली वॉर्स कहते हैं। तो वो सलेबी जंग वो भी चल रही थी, उसमें इंटरेक्शन हुआ मुस्लिम सोसाइटी से उनका। तो इस तरह से उनको एक जो पुरानी नॉलेज थी, जो खो गई थी, गुम हो गई थी, वो नॉलेज उनके हाथ वो नॉलेज उनके हाथ में लग गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ऑटोमन्स का जब कब्ज़ा हो गया कॉन्स्टेंटिनोपल में, तो वहाँ जो स्कॉलर्स थे, ग्रीक स्कॉलर्स, इटालियन स्कॉलर्स, जो वहाँ सीख रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, कॉर्डोबा में थे, ये लोग सब भाग भाग के इटाली की तरफ गए।
इटली, जिसका कैपिटल अभी रोम है, वहाँ पर जाके इन्होंने सेंटर्स बनाया। तो हम लोग पढ़ेंगे उसके डिटेल में। वहाँ तो ये 14 सेंचुरी के आसपास का वाक़या है। 13 सेंचुरी के एंड होने से ये 14, क्योंकि 12 सेंचुरी जो है, 12 एंड 13 सेंचुरी, ये इस्लाम का ग्लोरियस पीरियड है। मतलब इसमें बहुत प्रिस्टीन ग्लोरी में था इस्लामिक सिविलाइजेशन, नॉलेज के इसमें टॉप पे था। तो जब डार्क एजेस यहाँ पे है तो ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में डार्क एजेस है, कहीं से रोशनी निकल रही है, और अरब से वो रोशनी निकल रही थी, तो वो रोशनी इन पे भी पड़ी और उसका फ़ायदा इन लोगों ने उठाया। ये इसी 1400, ये 100-200 साल में ये लोग जब भाग के इधर गए, इटली गए, यूरोप गए दोबारा, तो इन्होंने वहाँ मेजर चेंजेस लाया, बहुत बड़ा चेंजेस लाया। और वो इतना बड़ा चेंजेस था, कह रहा था कि यूरोप का रीबर्थ हो गया है, यूरोप दोबारा से पैदा हो गया है, यूरोप दोबारा से ज़िंदा हो गया है, यूरोप में दोबारा एनर्जी आ गई है। दिस वाज दैट काइंड ऑफ चेंज। तो मेजर शिफ्ट हो रहा था सोसाइटी में, मेजर सोसाइटी में, रिलीजन में, कल्चर्स में, कस्टम्स में, पॉलिटी में, हाउ टू गवर्न, कौन गवर्न करेगा, वहाँ पोप स्ट्रांग हो गए थे। और इकोनॉमी में बहुत मेजर चेंज आया, बहुत मेजर चेंज। अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हमको पढ़ना है इसमें। तो ये सारे चेंजेस ये जो आए हैं लास्ट के 100-200 ईयर्स में, ये जो पीरियड है मिडीवल से मॉडर्न जाने का, इसी को बोलते हैं पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब होता है बदलाव, चेंज होना, जो बीच का जो बदलाव का टाइम होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। फॉर एग्जाम्पल, आप आइस है, आइस से वाटर बनता है, अगर आप उसको हीट करते हैं तो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जो जब तक ये आइस गल गल के पानी बनता जा रहा है, जो पीरियड है जब आइस भी पड़ा हुआ है, पानी भी है, और ये चेंज हो रहा है, आइस इज चेंजिंग इनटू वाटर, दैट पीरियड, जब तक ये पूरा चेंज नहीं होता, ये जो बीच का पीरियड है, दैट पीरियड इज कॉल्ड ट्रांजिशन। इस चैप्टर का नाम है अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। इसका मतलब दिस सोसाइटी, यूरोपियन सोसाइटी इज मूविंग फ्रॉम डार्क एज टू मॉडर्न एज। द सोसाइटी इज मूविंग फ्रॉम मिडीवल एज टू मॉडर्न एज। मतलब एक ट्रांजिशन हो रहा है, एक चेंज हो रहा है, और उस चेंज में बहुत बड़ा हाथ है। अभी और भी हम लोग देखेंगे कि ये चेंज कैसा चेंज है। ये जो चेंज है, ये चेंज यूरोप में एक नई ज़िंदगी, एक नई रूप फूंक रहा है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं, जिस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इस चैप्टर का, रिनेसेंस। रिनेसेंस, ये फ्रेंच वर्ड है, RENAISSANC, रिनेसेंस। रिनेसेंस मतलब होता है रीबर्थ, दोबारा पैदा होना। तो ये पीरियड है, पीरियड ऑफ ट्रांजिशन में रीबर्थ हो रहा है यूरोप का। यूरोप अपने नॉलेज की प्रिस्टीन ग्लोरी की तरफ फिर से जा रहा है। अब रिनेसा का और फैक्टर्स क्या है वो हमको पढ़ना है। एक मैंने आउटफ्लो बता दिया कि कैसे ये चेंजेस हुआ है सोसाइटी में। तो ये मेजर शिफ्ट है इन तीनों चीज़ों में, इसीलिए हम कहते हैं कि हम न्यू एज में मूव कर गया। ये जो पीरियड है मिडीवल से मॉडर्न में मूव करने का, ये 100-200 साल का पीरियड जो है, दिस पीरियड इज कॉल्ड पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ है, रिनेसा हुआ है। रिनेसा के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें रिफॉर्मेशन, क्रिश्चियन फेथ रिफॉर्म हुआ है। रिफॉर्म मतलब होता है रिस्टोर होना, ठीक ठाक कर देना। कोई चीज़ आपके पास अच्छी थी, वो बिगड़ गई, उसको आपने फिर से दोबारा रिपेयर कर दिया, तो क्रिश्चियन फेथ रिपेयर हुआ है, वो हम लोग पढ़ेंगे। रिफॉर्मेशन एक इम्पॉर्टेंट इसका पार्ट है। फिर इन दोनों के बाद वहाँ पर बड़े बड़े राइटर्स हुए, बड़े बड़े स्कॉलर्स हुए, यूनिवर्सिटीज़ बनी, एक क्रिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर, रैशनलिज्म, ये सब कॉन्सेप्ट है जो डेवलप हुआ। उसके बाद वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से ही इन्होंने इतना यूरोप ने पूरी दुनिया को गुलाम बनाया, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया था। फिर उनको फैक्ट्री बनने लगी, फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन था, बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए था, तो वो नए नए एरियाज़ में गए, एक्सप्लोर किया, वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी हुई, जो क्रिस्टोफर कोलंबस, अमेरिको वेस्पुसी, ये सब पढ़ते हैं हम लोग। ये ट्रैवलर्स थे, नए नए मार्केट्स को खोजा, नए नए एरियाज़ को खोजा, कब्ज़ा किया। और उसके बाद ये जो कब्ज़ा, उसमें एक न्यू सिस्टम डेवलप हुआ ऑफ इकोनॉमी, उसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। ये भी एक वर्ड है इसमें, कैपिटलिज्म। सेटिंग ऑफ फैक्ट्रीज फॉर मेकिंग प्रॉफिट्स, प्रॉफिट कमाने के लिए अगर हम कोई फैक्ट्री लगाते हैं, कोई काम करते हैं, सिर्फ आर ओनली मोटिव इज मेकिंग प्रॉफिट, देन दैट कम्स इनटू अ न्यू सिस्टम ऑफ इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड कैपिटलिज्म। तो ये कैपिटलिज्म
और ये फैक्ट्री सिस्टम, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मिलकर एक नया चीज़ निकाला जिसको बोलते हैं कॉलोनियलिज्म, इम्पेरियलिज्म। तो अब देखिए कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमको इसमें पढ़ना है। तो एक तो है ट्रांजिशन, ये वर्ड्स है, अब मुश्किल वर्ड्स है, इसका सिर्फ मीनिंग देख के आप नहीं समझ पाएंगे। दूसरे है आपको है, सेकंड है रिनेसेंस, थर्ड है आपको रिफॉर्मेशन, उसके बाद है आपको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, टॉपिक्स हैं सारे। उसके बाद आपको है कैपिटलिज्म, उसके बाद है आपको इंपेरियलिज्म। तो ये सब इसी चैप्टर में आता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस बुक। तो इसको आपको ध्यान से, ये सारे वर्ड्स आपको बहुत बाद में भी काम आएंगे कॉन्सेप्ट। ये पीरियड है, इट इज़ अ टाइम पीरियड, ट्रांजिशन, बदलाव। रिनेसेंस फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है मूवमेंट, रीबर्थ, दोबारा से पैदा हो जाना। तो यूरोप दोबारा से नई रूह मिली है इस पूरे मूवमेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। इट स्टार्टेड इन इटली, पढ़ेंगे इसके बारे में अभी डिटेल में। रिफॉर्मेशन है, रिफॉर्मेशन मतलब होता है सुधारना, किसी चीज़ को ठीक कर देना, पहले इस जैसी हालत में पहुंचा देना। तो रिफॉर्मेशन, ये जनरल रिफॉर्मेशन की बात नहीं हो रही है, ये रिफॉर्मेशन इन क्रिश्चियन फेथ, क्रिश्चियनिटी में, उस रिलीजन में जो गड़बड़ी आ गई थी उसको ठीक किया गया। उसके बाद इन सब के वजह से एक बहुत मेजर चेंजेस इकोनॉमी में आया, कैसे लोग प्रोडक्शन करते हैं, कैसे वहाँ का वेल्थ जनरेट करते हैं। तो यहाँ मशीन्स आ गई, पावर्ड मशीन्स आ गई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, और इसने पूरी दुनिया को चेंज करके रख गया, इसको औद्योगिक क्रांति बोलते हैं। उसके बाद इसी के प्रोसेस में आपको कैपिटलिज्म आया, एक नया सिस्टम ऑफ जनरेटिंग मनी आया जिसमें प्रॉफिट वाज द ओनली मोटिव, जो अभी चल रहा है बहुत जगह। और इन दोनों के वजह से एक पूरा एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम आया जिसने पूरी दुनिया में बहुत एक्सप्लॉयटेशन किया, लोगों का कब्जा किया, गुलाम बनाया, वो बोलते हैं इम्पेरियलिज्म। इसका पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। तो इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर। तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स भेजा जाएगा उसको आप या तो प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा या फिर उसको आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम देखेंगे इसमें कौन कौन से फिगर इंपॉर्टेंट हैं, इसमें कौन कौन से फिगर इंपॉर्टेंट हैं, इसमें कौन कौन से फिगर इंपॉर्टेंट है, कहाँ कौन कौन सी मशीन, पहली मशीन्स जो बनी। उसके बाद इम्पेरियलिज्म में कौन कौन से कंट्री थे जो इन्वॉल्व थे, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहाँ आया, जहाँ आया वहाँ क्यों आया पहली बार। तो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दिस। तो इस वीडियो में हम लोग पहले ये तीन चीज़ पढ़ लेते हैं, ट्रांजिशन, रिनेसा एंड रिफॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में इसी में हम लोग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, फैक्टर्स विच लेड टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, क्या क्या हुआ इसमें, कौन कौन सी मशीन बनी, किस जगह पे आया, स्टार्ट हुआ ये, वहाँ पे क्यों स्टार्ट हुआ, कहीं और क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, एंड हाउ इट एस्टेब्लिश्ड न्यू सिस्टम ऑफ इकोनॉमी दैट इज कॉल्ड कैपिटलिज्म, और इससे इम्पेरियलिज्म कैसे फैला। तो ये आप बहुत, ये वर्ड आपके जहन में आ जाना चाहिए, ट्रांजिशन, रिनेसेंस, रिफॉर्मेशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, कैपिटलिज्म, इम्पेरियलिज्म। इतने इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं ये इस चैप्टर में कवर होंगे। तो 3 वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो, ट्रांजिशन, रिनेसा एंड रिफॉर्मेशन। तो ये 3 वर्ड्स हम लोग अभी लेते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट पेज में आपके बुक में है, हिस्ट्री, पीरियड्स किस में डिवाइडेड है, एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न। मिडीवल इज इन द मिडिल, 5th सेंचुरी सी से 15th सेंचुरी। इसी में लास्ट में लेटर मिडीवल पीरियड में एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है दैट इज कॉल्ड रिनेसांस। तो रिनेसा एंड विच लेड टू न्यू पीरियड इन हिस्ट्री, ये मिडीवल से यूरोप को मॉडर्न वर्ल्ड में लेके जा रहा है, फिर इट इज़ इम्पैक्टिंग द होल वर्ल्ड, ये फिर पूरी दुनिया को भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो अब ये सोर्स कैसे पता चला है हमें इस हिस्ट्री के बारे में कि उस टाइम में क्या हुआ। तो 2 टाइप के सोर्सेज आपको दिए हुए, देयर आर प्राइमरी सोर्सेज, देयर आर सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज ये सब आपको यू कैन सी इन योर बुक के उसमें दैट इज़ गिवन इन द फर्स्ट पेज ऑफ दिस फर्स्ट चैप्टर कि क्या क्या प्राइमरी सोर्सेज हैं इस हिस्ट्री को जानने का, जो रिनेसेंस पीरियड का जो हिस्ट्री है, जो दुनिया मूव कर रही है फ्रॉम मिडीवल पीरियड टू मॉडर्न पीरियड, तो उसको जानने का हमारे पास क्या क्या सोर्सेज है, कहाँ कहाँ से हम लोग पता करते हैं, कौन सी राइटिंग्स है, कौन से क्रॉनिकल्स हैं, कौन से
सेकेंडरी सोर्सेज है कि प्राइमरी सोर्सेज से लोगों ने इन्फर करके अपनी बुक लिखी है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को एक लेटर्स मिल गया कहीं का कलेक्शंस मिल गया लाइब्रेरी का, तो उन्होंने फिर उसको कुछ बड़े बड़े हिस्टोरियंस ने उसको स्टडी किया, कुछ और मॉन्यूमेंट्स मिल गया, कुछ बिल्डिंग्स मिल गई, कुछ ट्रेवलॉग्स मिल गया, और उसको स्टडी करके फिर सेकेंडरी बुक्स लिखी। तो वी हैव टू काइंड्स ऑफ सोर्सेज, प्राइमरी जो ओरिजिनल सोर्सेज है, और ओरिजिनल सोर्सेज को पढ़ के हिस्टोरियंस ने इन्फर किया है, उससे नया रिजल्ट निकाला है, उसको एनालाइज करके उसको लिखा है। तो वी हैव दीज टू काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज, जिससे हमको पता चलता है कि उस पीरियड में क्या क्या हुआ था, कहाँ कहाँ क्या हुआ था। तो पहली चीज़ है, फर्स्ट जो थिंग है दैट इज रिनेसेंस। ये इसका मतलब होता है रीबर्थ। ये एक फ्रेंच वर्ड है, इट्स अ फ्रेंच वर्ड, इसका मतलब होता है रीबर्थ। रीबर्थ समझा चुका हूँ मैं कि किस टाइप की रीबर्थ की बात हो रही है। अब ये स्टार्ट कहाँ हुआ, तो इट स्टार्टेड इन इटली, इटली ऑफ विच रोम इज़ द कैपिटल। इटली में कैसे स्टार्ट हुआ, तो इटली में जो बड़े बड़े टाउन हैं, फ्लोरेंस हैं, वहाँ पे आप लोगों ने लियोनार्डो दा विंची पढ़ा होगा, माइकल एंग्लो पढ़ा होगा, फ्लोरेंस, मिलान एंड ऑल दैट, ये सब उसका सेंटर्स था, विंसी, ये सारे सेंटर्स थे इटालियन रिनेसा के, जो यूरोपियन रिनेसा माना गया। ये कैसे हुआ, तब ऑटोमन्स ने कब्ज़ा किया कॉन्स्टेंटिनोपल में, तो ये सारे लोग जो थे, ग्रीक्स थे, वहाँ पे रोमन स्कॉलर्स थे, ये लोग भागे वहाँ से। इन लोगों ने बहुत सारा नॉलेज भी गेन किया था वहाँ भी कॉन्स्टेंटिनोपल में, जो और यहाँ सीख रहे थे लोग, आपको स्पेन में सीख रहे थे, कॉर्डोबा में सीख रहे थे। ये सारी बुक्स वगैरह नॉलेज का जो ख़जाना था, इसको लेकर ये भागे इटली। दे वेंट देयर, पूरा ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर जो था वहाँ पर, वो सबको लेकर गए इटली। वहाँ पे दे सेट अप स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़। उन्होंने उसी तर्ज पे जिस तरह का यहाँ चल रहा था, द वे इट वॉज गोइंग ऑन हियर इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वैसा ही वहाँ पे उन्होंने सेटअप किया। तो इटली में सेटअप किया जाके वो भागकर इटली गए। दैट इज़ वाई इटली बिकेम द सेंटर ऑफ दिस न्यू रिवोल्यूशन। तो ट्रांजिशन पीरियड का सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज़ रिनेसा। ये जो चेंज होना स्टार्ट हुआ है, इट्स बिकॉज ऑफ दैट कैप्चर ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल बाय द ऑटोमन्स, एंड ये लोग भागे वहाँ से, they flew away, the scholars from this Constantinople and other parts of the world, ये भाग कर चले गए। they went and settled in Italy, then मिलान में, वेनिस में, फ्लोरेंस में, ये सब जगह गए लोग, और वहाँ पे इन्होंने न्यू कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल सेटअप किया, जहाँ पे ओल्ड क्लासिकल लिटरेचर जो था लेटिन में, जो ग्रीक में, रोमन में, उसको इन्होंने स्टडी करना शुरू किया, प्लस मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज वो अरब से इस्लामिक सिविलाइजेशन से इनके पास पहुँच चुकी, इनके पास काफ़ी सारा खजाना था। तो इटली बिकेम द सेंटर ऑफ दिस रिवोल्यूशन। एक कल्चरल रिवोल्यूशन बोलते हैं वहाँ पे शुरू हुआ, कि चीज़ों में बदलाव, लोगों के सोचने के तरीके में बदलाव हुआ। सिर्फ ऐसा बदलाव नहीं हुआ कि आप बिल्डिंग पहले ब्रिक की बन रही है तो उसको तोड़ के इसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। लोगों के सोचने के तरीके में बदलाव हुआ। सोचने के तरीके में बदलाव कैसे हुआ, कि लोगों ने नए तरीके से सोचना शुरू किया। अब नए तरीके से कैसे सोचा, तो एक बड़ा आदमी था वहाँ पे, कुपरनिकस, ये बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद आपका गैलीलियो है, ये सब बड़े बड़े लोग हैं। इन लोगों ने, अब लियोनार्डो दा विंची है, उसने वो ड्राइंग बना दी पूरे बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का। ये कुपरनिकस से पहले लोग मानते थे वो फादर्स को, पोप को, क्रिश्चियंस को, जो क्रिश्चियन जो फेथ के जो हाईएस्ट लीडर थे, रोमन कैथोलिक चर्च का जो पोप था, वो कहते थे कि पूरी दुनिया का, यूनिवर्स का सेंटर इज़ द अर्थ, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। कुपरनिकस आए, उन्होंने बोला कि अर्थ सेंटर नहीं है, एक्चुअली में अर्थ खुद सन के चारों तरफ घूम रहा है, तो सन इज़ द सेंटर ऑफ दिस सोलर सिस्टम। तो ये बहुत दूसरे तरह की बात कह दी थी। इसके पीछे पोप और पूरे क्रिश्चियंस पड़ गए कि ये कुपरनिकस उल्टी सीधी बातें कर रहा है। फिर गैलीलियो ने अलग कॉन्सेप्ट दिया। मैगेलन पूरा घूम गए वहाँ पर, उस टाइम में पता चला कि अर्थ इज़ राउंड, अर्थ राउंड है, फ्लैट नहीं है, जिससे आप याद कीजिए क्रिस्टोफर कोलंबस ने सोचा था कि मैं इधर से चला जाऊंगा इंडिया। तो ये मेजर चेंजेस था कि जो बिल्कुल जो क्रिश्चियन फेथ, जो पोप लीडर्स, जो पोप्स थे, वो उल्टा बोलते थे, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट में कुछ आइडियाज़ यहाँ पे आ रहे थे। तो दीज वर रिवोल्यूशनरी आइडियाज़, और इन जो सारे आइडियाज़ का जो क्रक्स था, मेन पॉइंट था,
वो था रैशनलिज्म, साइंटिफिक थिंकिंग। व्हाट इज साइंटिफिक थिंकिंग? साइंटिफिक थिंकिंग के 3-4 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं जो आपको याद भी करना है और समझना भी है। पहली चीज़ है ऑब्जर्वेशन, मुशाहदा, चीज़ों को देखना, सही से ऑब्जर्व करना, प्लांट को ऑब्जर्व करना, कैसे इससे निकल रहा है, कितने दिन में इसमें स्प्राउट्स आया, कितने दिन में लीव्स आया, कब ये खिलता है, कैसे ये इसमें रिप्रोडक्शन होता है, कैसे ये बड़ा होता है, कितने टाइप का प्लांट्स होता है। फिर इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करना, कैसे हवा चल रही है, कैसे रेन्स होता है, दिस इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। नेचुरल लॉस को, जो नेचुरली चीज़ें अकर कर रही हैं उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करना, उसको नोट डाउन करना। ये जो प्रोसेसेस है, उस कैसे मूवमेंट होता हमारा, कब मूवमेंट करते हैं हम, कब फिसल जाते हैं। तो जब आप नेचुरल लॉस को ऑब्जर्व करेंगे, नेचुरल फेनोमेनास को ऑब्जर्व करेंगे, तो उससे आपको ये लॉस क्या है, ये किस कानून पे दुनिया चल रही है, ये आपको समझ में आएगा। न्यूटन्स ने ऑब्जर्व किया, न्यूटन ने, कि वो एप्पल गिर रहा है तो वो नीचे आ रहा है, फिर पत्थर को फेंका वो भी नीचे आ रहा है, तो इट वाज ऑब्जर्वेशन। तो साइंटिफिक थिंकिंग का पहला चीज़ है कि केयरफुली यू हैव टू ऑब्जर्व। पहले आपको मुशाहदा करना है, ऑब्जर्व करना है ध्यान से। आप याद कीजिएगा लियोनार्डो डा विंची का जो पेंटिंग होता था उसका एक केयरफुल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता था। तो पहली चीज़ है केयरफुल ऑब्जर्वेशन। उसके बाद है इंक्वायरी, अब उसमें खोजना, क्वेश्चन करना। अभी बारिश हुई तो क्यों ऐसी हुई, अभी क्यों हुई, पहले क्यों नहीं हुई, यहाँ पे हुई, वहाँ क्यों नहीं हुई, यहाँ पे हवा तेज़ क्यों चली। ये होता है इंक्वायरी, क्वेश्चनिंग एटीट्यूड। यू हैव टू क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट एनीथिंग विदाउट क्वेश्चनिंग। आप कुछ भी, कोई भी कुछ भी बोल दे एंड यू शुड नॉट गो ऑन एक्सेप्टिंग इट विदाउट क्वेश्चनिंग। तो इंक्वायरी का एक होना चाहिए हमारे सेंस में, क्वेश्चनिंग होना चाहिए। तो पहली चीज़ है ऑब्जर्वेशन, फिर है इंक्वायरी, फिर है वॉट एवर समबडी इज सीइंग, तो एविडेंस उसका क्या है, एविडेंस बेस्ड, उसका प्रूफ्स क्या है जो दिख सकता है हमको, जो हमको महसूस हो सकता है कि व्हाट आर द प्रूफ्स ऑफ दैट वी कैन फील। हर चीज़ को हम लोग देख ही सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को फील कर सकते हैं हम लोग, उसका इम्पैक्ट महसूस कर सकते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड कि एविडेंस। उसके बाद है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन मतलब होता है कि उस चीज़ को रिक्रिएट कर देना, किसी एक चीज़ को रिक्रिएट कर देना, बिल्कुल अंडर सर्टेन कंडीशन। अगर वाटर वेपराइज हो रहा है तो फिर वैसा ही कंडीशन अगर हम कहीं और क्रिएट करते हैं, उतना ही हीट हम देते हैं, तो क्या वहाँ पे भी वाटर वेपराइज हो रहा है कि नहीं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेरिमेंटेशन। कि वेदर वी आर एबल टू रिक्रिएट दैट इवेंट और नॉट। अगर वो कंडीशंस हम लोग क्रिएट करते हैं तो दोबारा वो इवेंट हो रहा है कि नहीं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिसको बोलते हैं हम लोग रैशनल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इसी को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक थिंकिंग। मतलब यू शुड नॉट गो एंड एक्सेप्टिंग थिंग्स ब्लाइंडली आपको चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना है। यू हैव टू क्वेश्चन, यू हैव टू इंक्वायर, यू हैव टू ऑब्जर्व। और कोई भी आदमी कुछ भी बोल दिया और माने, अभी देखिए व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स होते रहते हैं अभी वैक्सीन पे और चीज़ों पे, मानते जा रहे हैं लोग, किसी ने कुछ कह दिया मान रहे, कोई एविडेंस नहीं है, जो मन में आया वो बक रहा है। तो दिस शुड नॉट बी अ मेथड ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग। तो यूरोप में पहले क्या था, क्रिश्चियनिटी थी, क्रिश्चियनिटी अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर थी कुछ दिनों तक, उसके बाद वो स्टिंकिंग गड्ढा बन गई। और उस टाइम में पोप्स कहते थे कि बाइबल तुम लोग, पोप्स ये कहते थे बाइबल तुम लोग नहीं पढ़ सकते हो, यू कैन नॉट रीड बाइबल, बिकॉज लेटिन में था बाइबल, ना उसको किसी को पढ़ने देते थे कि तुम लोग नहीं समझोगे। तो अब ये बुक बंद रहती थी, तो जो बोलते थे यही बाइबल है, यही गॉड का वर्ड है, तो लोगों को मानना पड़ता था। तो वो उल्टा सीधा जो मन में आता था वो बोलते थे। अगर किसी ने कोई साइंटिफिक थिंकिंग, अब ये लोग गए, ये यूरोपियंस चले गए, इनकी क्रूसेड्स चल रही थी, लड़ाइयाँ चल रही थी, वहाँ पे मुस्लिम्स से मिले, मुस्लिम से सिर्फ लड़ने नहीं गए, लड़ने गए तो मुस्लिम सिविलाइजेशन को इनकाउंटर किया, मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ को देखा, वहाँ के लोगों से इंटरेक्शन हुआ, तो उन्होंने देखा ये लोग काउंटर करते हैं, ये लोग इंक्वायरी करते हैं, ऑब्जर्वेशन है। कुरान में बार बार कहा गया था कि तुम देखते नहीं हो, तुम गौर नहीं करते हो, तुम ज़मीन पे चलते नहीं हो। तो अरब्स जो थे वो इसको फॉलो करते थे, वो चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे, देखते थे, इसीलिए उन्होंने साइंस को इतना डेवलप कर दिया। तो ये यूरोपियंस व्हेन दे केम इन कॉन्टैक्ट विद दीज अरब्स, तो दे ऑल्सो स्टार्टेड थिंकिंग क्रिटिकली, साइंटिफिकली, रैशनली। उन्होंने ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, क्वेश्चनिंग, एक्सपेरिमेंटेशन, सब चीज़ उन्होंने सोचना शुरू किया। जब उन्होंने सोचना शुरू किया, व्हेन दे केम बैक दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग देयर पोप। उसने क्रिश्चियन जो फेथ का जो लीडर था उसको क्वेश्चन करने लगे
कि तुम जो कह रहे हो, कोई भी बात तुम कह रहे हो कि ज़मीन के चारों तरफ सब चीज़ घूमता है, लेकिन यहाँ जो एविडेंस आ रहा है वो तो उसके खिलाफ आ रहा है, तो तुम्हारी बात को हम क्यों माने? तुम कह रहे हो कि ये कोपरनिकस तो ये कुछ और कह रहे हैं, ये गैलीलियो ने टेलीस्कोप बना दिया है, ये मैगेलन तो घूम कर आ गया कि अर्थ इज़ राउंड, तुम बोलते हो अर्थ फ्लैट है। तो इसने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। अब उसमें परेशानी हुई, उसे मारा पीटा गया, इन लोगों को तंग किया गया, भगा दिया गया, बट दे ट्रूथ के साथ, एविडेंस के साथ, जो इंक्वायरी का एटीट्यूड था, क्वेश्चनिंग जो एटीट्यूड था, उसको इन्होंने चेंज नहीं किया, नहीं छोड़ा। तो ये रिनेसा में, इटाली में रीबर्थ हुआ है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बोलते हैं रैशनलिज्म, या इसी को बोलते हैं साइंटिफिक थिंकिंग या साइंटिफिक टेम्पर। ये डेवलप हुआ। ये डेवलप कैसे हुआ? इसका मेन रीज़न था देयर इंटरेक्शन विद द इस्लामिक सिविलाइजेशन। वहाँ से, और क्रूसेड्स में जो इन्होंने इंटरेक्शन किया इस्लामिक सिविलाइजेशन से, वहाँ से ये चीज़ें डेवलप हुई। तो ये रिनेसा का, ये न्यू एटीट्यूड का, रीबर्थ का, न्यू थिंकिंग का एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न बना कि रैशनलिस्ट थिंकिंग आ गई थी। लोग डॉगमास पे बिलीव नहीं कर रहे थे, मिथ्स पे बिलीव नहीं कर रहे थे। अब लोग खुद से ऑब्जर्व कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे, चीज़ों को समझ रहे थे, उसमें से नई चीज़ें निकल कर आ रही थी, नेचुरल लॉस को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो पहली चीज़ तो ये हुआ कि ये क्रूसेड्स जो हुआ था उसमें ये इस्लामिक सिविलाइजेशन के कांटेक्ट में आई। नंबर 2 क्या हुआ था? कॉन्स्टेंटिनोपल पे ऑटोमन्स का कब्जा हो गया। तो जो यहाँ पे जो स्कॉलर्स थे, क्रिश्चियन स्कॉलर्स, वो भागकर इटली गए। ठीक, तो ये गए तो ये अपने साथ बुक्स भी लेकर गए, इटालियन बुक्स लेकर गए, ग्रीक बुक्स लेकर गए, रोमन बुक्स लेकर गए, प्लस ये जो, क्योंकि वो कांटेक्ट में आते थे इस्लामिक सिविलाइजेशन से, लड़ाई चल रही थी, तो वो जो इस्लामिक सिविलाइजेशन का जो ख़जाना था साइंटिफिक थिंकिंग का, साइंस का, केमिस्ट्री का, ज्योमेट्री का, वो सारा उठाकर यहाँ ले गए। और यहाँ पे इटली में दे सेटअप देयर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, और वहाँ पे इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। तो तीसरा एक पॉइंट है स्पेन। स्पेन जो था यूरोप में, वहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत थी, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सेंटर था लर्निंग का, कॉर्डोबा। वहाँ पर ये लोग आए, वहाँ से इन्होंने न्यू नॉलेज और साइंटिफिक थिंकिंग, नए तरीके से सोचना, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मैप मेकिंग, ये सब वहाँ पर आके इन्होंने सीखा। तो स्पेन एक मेजर फैक्टर है। उसके बाद एक बहुत बड़ा फैक्टर बाद में हुआ वहाँ पे, ब्लैक डेथ, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का रीज़न बना। जैसे अभी ये कोरोना फैला हुआ है, वैसे ये बहुत बड़ा प्लेग फैला था वहाँ पे, जिसमें 30% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप जो मरते थे, तो वो ज़्यादा मारे गए थे। तो वो एक प्रॉब्लम था, जिससे उनको ये फिक्र हुई कि कुछ नया तरीका खोजा जाए काम करने का, कम आदमी में ज़्यादा काम करने का। तो फिर वो ये साइंस उनको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की तरफ लेके गया। तो ये है कि रिनेसा मीन्स रीबर्थ ऑफ यूरोप। नई रोशनी आ रही थी, मिडीवल डार्क एजेस से वो मॉडर्न एजेस में मूव कर रहा था। नंबर 1, उसका रीजंस क्या है? रीजंस पहला है क्रूसेड हुआ, जहाँ पे इंटरेक्शन हुआ उसकी दूसरी सोसाइटीज से। उसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपल वो हार गए। स्पेन में इस्लामिक सिविलाइजेशन था, वहाँ पे उन्होंने कॉर्डोबा में पढ़ा। ये सारे इनका फ़ायदा उठा के, देखिए यहाँ पे यूरोप का बहुत नुकसान भी हो रहा है, हार रहे हैं बहुत जगह, लेकिन आप देखिए हर इसका एक पॉजिटिव आउटपुट भी है। फिर ये लोग भागकर दे वेंट टू इटली, मिलान में, वेनिस में, फ्लोरेंस में इन्होंने सेंटर्स बनाया, और उस सेंटर्स में इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, साइंटिफिक थिंकिंग पढ़ाया, रैशनलिज्म पढ़ाया, क्वेश्चनिंग एटीट्यूड पढ़ाया। किसी चीज़ को, डॉगमेटिक बिलीफ को मानने के लिए डायरेक्ट बगैर क्वेश्चन किए हुए मानने से मना किया। तो दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, दे स्टार्टेड थिंकिंग ओवर इट, दे स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द नेचर। ये सब इन्होंने शुरू किया। तो एक बिल्कुल न्यू आउटलुक इनके अंदर में डेवलप हुआ, एंड दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग एवरीवन। तो ये, और नए चीज़ों का नया सॉल्यूशंस भी इनको प्रॉब्लम्स का निकलने लगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिनेसा। दिस इज कॉल्ड द रीबर्थ ऑफ यूरोप। ये, और रीबर्थ जो हो रहा है, देखिए आप, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग में चेंज हो रहा है, सोचने के तरीके में चेंज हो रहा है। सोचने में तरीके में चेंज होने से देखिए जो अरब्स थे
बेडॉइंस थे, बद्दू थे, ट्राइबल्स वॉर में लड़ते रहते थे, कभी कोई कंट्री नहीं चाहता था कि वहाँ डेजर्ट में जाके कब्जा कर ले, अरे वो लोग खुद ही लड़ते रहते हैं। और व्हेन दे चेंज देयर वे ऑफ थिंकिंग दे रूल्ड ओवर द वर्ल्ड, दे मेड मेनी पॉजिटिव चेंजेस इन द वर्ल्ड। तो ये हमारा दिमाग में है सब कुछ, वी हैव टू चेंज हियर, तो इन्होंने इसको चेंज किया, साइंटिफिक थिंकिंग। तो यहाँ रिनेसा में आपको ये याद रखना, साइंटिफिक थिंकिंग और क्रूसेड, कॉन्स्टेंटिनोपल, स्पेन, ब्लैक डेथ, ये आपके डॉक्यूमेंट में भी, आप इसको देख लीजिएगा। इसके वजह से इटली में आया, इटली में वो माइकल एंग्लो वगैरह सब उसी पीरियड के हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो है दैट इज़ कॉल्ड रिफॉर्मेशन। तो जो क्वेश्चनिंग एटीट्यूड आया, जो साइंटिफिक टेम्पर लोगों में डेवलप हुआ, तो ऑब्वियसली उन्होंने जो ऐसे डॉगमेटिक प्रैक्टिस थे रिलीजन के जो गड़बड़ थे, जो उनको लगता था कि लॉजिकल नहीं है, उसको भी उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया। एंड दैट क्वेश्चनिंग ऑफ द रिलीजन, वहाँ पे जो मेन रिलीजन था दैट वाज क्रिश्चियनिटी था। तो इसको क्वेश्चन करना शुरू किया, इसका ऐसा एस्पेक्ट्स जिसको पॉप बोलते थे, फलां काम करना है, ऐसे कर दो इसको, लेकिन उसका कोई लॉजिक नहीं दिखता था। तो लोग पहले डरते थे कि अगर क्वेश्चन करेंगे तो इसका मतलब खुदाई को क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे ये पोप कहता था, जो रोमन कैथोलिक जो पोप का चर्च का हेड था, वो कहता था कि यू शुड नॉट रीड बाइबल, इट वाज इन लेटिन, उसको ट्रांसलेट भी करने नहीं देते थे। ये बोला लेटिन में है, तुम लोग मत पढ़ो, तुम लोग समझोगे नहीं। जैसे अभी बहुत सारे लोग कुरान के बारे में कहते हैं, तुम लोग सब लोग मत ट्रांसलेशन पढ़ो, तुम लोग समझोगे नहीं उसको। तो ये भी वैसे ही कहते थे कि तुम समझोगे नहीं, उसके बाद अपने मन से उसको एक्सप्लेन करते थे। तो वहाँ पे एक प्रोफेसर आए, उनका नाम था मार्टिन लूथर किंग। ही वॉज अ प्रोफेसर, जर्मन प्रोफेसर, एक जर्मन प्रोफेसर थे। तो इन्होंने कहा कि बाइबल को ट्रांसलेट कर दिया इन्होंने, ट्रांसलेटेड बाइबल, कि चलो तुम कैसे बोलते हो कि नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज था, उसमें इन्होंने लेटिन से बाइबल को ट्रांसलेट कर दिया, मार्टिन लूथर किंग। और जब ट्रांसलेट किया तो बाइबल सबके सामने आ गई। पहले लोग बाइबल को खुद से नहीं पढ़ पाते थे, जो क्रिश्चियन फेथ की बुक है, पोप जो कहता था, जो उनका रिलीजियस हेड जो कहता था, उसी को मानते थे। वो अब रिलीजियस हेड कैसा था, वो अपनी फौज रखता था, रिलीजियस हेड की का अपना एरिया होता था, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, अपने उसके फॉलोअर्स होते थे, वो जंग भी करते थे, लड़ाई भी करते थे, उनके पास बहुत दौलत होती थी। पूरे यूरोप को ये अलग अलग रिलीजियस हेड्स अपना अलग अलग एरिया बनाकर बांटे हुए थे, और उसमें उनकी हुकूमत चलती थी, उनकी फ़ौज होती थी, ये बहुत पावरफुल थे वो लोग। उसके खिलाफ इन्होंने, मार्टिन लूथर किंग ने मोर्चा खोला। अब ये जो रिलीजियस हेड थे, इसमें इतना करप्शन आ गया था कि पोप भी बार बार चेंज होता, हर आदमी चाहता था कि वो रिलीजियस हेड बन जाए, बाबा बन जाए, ताकि बहुत कमाई हो उसकी, बहुत एरिया पे उसका इन्फ्लुएंस हो। एवरीबडी वांटेड लाइक दैट। तो मार्टिन लूथर किंग क्वेश्चन देम। ये पोप क्या करते थे, ये जो रिलीजियस लीडर थे, ये यहीं पर से जन्नत का सर्टिफिकेट भी बांटने लगे। आप पे कीजिए, आपको ये सर्टिफिकेट दे देंगे कि ये लिख कर दे देंगे कि गॉड ही वॉज अ गुड मैन, ही शुड गो टू हेवन, यहीं से लिख के दे देंगे। वो इंटेलिजेंसेस को सेल करते थे। तो मार्टिन लूथर किंग ने इसको क्वेश्चन करना शुरू किया। ये किस वजह से आया था, वो रिनेसा में जो साइंटिफिक थिंकिंग आई थी, क्रिटिकल थिंकिंग आई थी, रैशनलिज्म आया था कि यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट एनीथिंग विदाउट क्वेश्चनिंग। आप कुछ भी एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, दिमाग भी नहीं लगा रहे हैं। तो इन्होंने, मार्टिन लूथर किंग ने बाइबल को ट्रांसलेट किया और बोला इट इज़ फॉर एवरीवन टू रीड, कोई भी आदमी इसको पढ़ सकता है, आप इसको मत रोको, जो भी बिलीव करता है क्रिश्चियनिटी में वो पढ़ेगा, फ़ायदा उठाएगा। एंड ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द प्रैक्टिस ऑफ इंटेलिजेंसेस। आप कैसे सेल कर रहे हो सर्टिफिकेट, जो आप खुदा हो गया, यू आर जस्ट अ ह्यूमन बीइंग। और इन्होंने कहा कि गॉड को हम लोगों को इबादत करना चाहिए बस, बाकी सेंट्स को, हर आदमी को आप बोलते हो सूफ़ी हो गया, सेंट हो गया, बाबा हो गया, इसी को पूजो, इसी को पूजोगे, इसी को प्रे करोगे तो गॉड तक प्रे करोगे, क्यों हम बीच में ये मीडिएटर्स को क्यों रखें। तो ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग ऑल दिस प्रैक्टिसेस, डॉगमाज एंड मिथ्स, मार्टिन लूथर किंग। तो ये जो प्रोसेस है क्वेश्चनिंग का, इसको बोलते हैं रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन का मतलब होता है सुधारना, रिस्टोरेशन, सुधार। तो ये सुधार जो है, ये पूरे सोसाइटी का नहीं है, क्रिश्चियनिटी का है। जाहिर सी बात है, जब सोसाइटी में न्यू आइडियाज़ आएगा तो रिलीजन को भी के भी बैड प्रैक्टिसेस को क्वेश्चन करेगा वो। तो उसने रिनेसा की वजह से ये क्वेश्चनिंग इटली में इसके खिलाफ भी होना शुरू हुआ। मार्टिन लूथर किंग के लीडरशिप में दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द क्रिश्चियन फेथ लीडर्स, और ये क्वेश्चन बढ़ा और
इनका जो बैड प्रैक्टिसेस था, जो कैथोलिक्स इसको बोला जाता था क्रिश्चियनिटी को, इनका जो बैड प्रैक्टिसेस था, बैड प्रैक्टिसेस, उस पर ऑब्जेक्शन किया इसने। ऑब्जेक्शन जो कर रहे थे तो इसका मतलब मुखालिफत कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। विरोध को इंग्लिश में बोला जाता है प्रोटेस्ट। तो प्रोटेस्ट करते करते जब इन लोगों ने इनकी बात को नहीं माना तो इन्होंने प्रोटेस्ट से एक नया क्रिश्चियन का एक ब्रांच खोला क्रिश्चियनिटी का, दैट इज कॉल्ड प्रोटेस्टेंट। तो इस रिफॉर्मेशन का जो आउटपुट था वो था डिवीजन ऑफ क्रिश्चियनिटी इनटू कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। ये दो पार्ट में बन गया। ये हो गया रोमन कैथोलिक चर्च, जो दो तरह के चर्च हो गए, एक हो गया प्रोटेस्टेंट चर्च। अब इसमें जो है इसके बिलीफ्स थोड़े अलग हैं, इसके बिलीफ्स अलग हैं। तो ये इसका लीडर थे मार्टिन लूथर किंग। और प्रोटेस्टेंट जो चर्च है, प्रोटेस्टेंट जो क्रिश्चियनिटी का जो फेथ है, उसका हेडक्वार्टर बना इंग्लैंड और इसका बना रोम, जो वेटिकन सिटी है, अभी भी वहाँ पे पोप होते हैं। तो दो पार्ट में आपको क्रिश्चियनिटी वॉज डिवाइडेड। ये इंग्लैंड इसका लीडर बन गया, प्रोटेस्टेंट का अभी भी लीडर है, और रोमन कैथोलिक चर्च, ये जो पुराना क्लासिकल चर्च था, ये दो पार्ट में टूटा। इट इज़ बिकॉज ऑफ रिफॉर्मेशन। ये प्रोटेस्ट से बना है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोटेस्टेंट। तो ये रिफॉर्मेशन आपको क्लियर हो गया। रिनेसा के वजह से ही ये हुआ, न्यू आइडियाज़ जो आए रिनेसेंस में, उसी के वजह से रिफॉर्मेशन भी आया, जिसने क्रिश्चियन फेथ को सुधारने की कोशिश की। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर वॉज मार्टिन लूथर किंग, एंड ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द बैड प्रैक्टिसेस ऑफ द चर्च लीडर्स। जो क्रिश्चियन फेथ के जो लीडर्स थे, उलमा थे, उनका जो बैड प्रैक्टिसेस था, वो लोगों को बाइबल नहीं पढ़ने देते थे, उसके खिलाफ इन्होंने एक मूवमेंट चलाया। ये जर्मन स्कॉलर थे, प्रोफेसर थे इस्लाम उनके क्रिश्चियन फेथ के, और इन्होंने चलाया और उसमें मूवमेंट ग्रो किया, और इंग्लैंड बिकेम द सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट, एंड प्रोटेस्टेंट चर्च का वो हेड भी बना। तो क्रिश्चियनिटी वॉज डिवाइडेड इंटू टू डिफरेंट, जैसे मुसलमान भी बढ़ गए बहुत दिन के बाद, शिया सुन्नी एंड ऑल दैट, उस तरह से ये भी रोमन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट भी दो पार्ट में डिवाइड हो गए। तो ये आपका हो गया सेकेंड रिफॉर्मेशन। तो रिफॉर्मेशन का भी एक पेज है, उसमें दिया हुआ है कि रिफॉर्मेशन कब आया, जो हमने बताया है वो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा या टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दैट। क्रिश्चियनिटी रिफॉर्मेशन के पहले कैसी थी? पहले एक था कैथोलिक, अब वो दो पार्ट में टूट गया था आफ्टर रिफॉर्मेशन। क्या क्या करप्शन था चर्च में, वो भी पॉइंट वाइज आपको लिखा हुआ है। एंड मेन लीडर कौन है? मेन लीडर वॉज मार्टिन लूथर किंग, ही वॉज द प्रोफेसर, और इन्होंने इस चेंजेस को लाया। अब हम लोग इसमें एक शीट है ग्रेट पर्सनालिटीज़, उसको हम लोग देखेंगे। उससे पहले आपके पास जो एक टेबल बना हुआ है, एक शॉर्ट टेबल बना हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं यूरोपियन हिस्ट्री का। तो वो टेबल जानना आपको ज़रूरी है। अब उसमें लिखा हुआ है यूरोपियन हिस्ट्री, एंड यूरोपियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। ये हो गया एंशियंट, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, रिकॉल कर रहे हैं थोड़ा, मिडीवल एंड मॉडर्न, ठीक है। ये जो पीरियड है इसका 1400, ये 5 से 15 चलता है, लेकिन 14 के बाद यहाँ से इसमें आपको ट्रांजिशन हुआ है। ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है, बदलाव का पीरियड। इस पीरियड में बदलाव हुआ है, और इसी पीरियड में जो सबसे बड़ी चीज़ भी है पीरियड ऑफ ट्रांजिशन में, इसमें एक बड़ी चीज़ भी है रिनेसेंस। रिनेसेंस, इटली वॉज द सेंटर, इसका मतलब होता है रीबर्थ, इट्स अ फ्रेंच वर्ड। अब रिनेसेंस में क्या क्या हुआ है? रिनेसेंस के वजह से इसी पीरियड ऑफ ट्रांजिशन में, इसी को बोलते हैं पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, इसमें फिर आपको हुआ है रिफॉर्मेशन, क्रिश्चियन फेथ चेंज हुआ है, और रिफॉर्मेशन का आउटपुट है कि क्रिश्चियनिटी वॉज डिवाइडेड इनटू कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। अब रिनेसेंस जो आया है उसका जो रीजन्स है, वो रीजन्स आप लोग देखिएगा कि इसमें रैशनलिज्म डेवलप हुआ। रैशनलिज्म मतलब होता है लॉजिक्स पे सोचना, साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हुआ। उसके बाद ये ग्रीक और रोमन जो एंशियंट नॉलेज है वो उन्होंने उसको रिकवर किया। तो ये जो हम लोगों ने रीजंस पढ़ा है, तो दीज आर द की फीचर्स ऑफ रेनेसां। तो ये टेबल आपको याद रखना है। अब आगे का जो है उसमें इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और कैपिटलिज्म, इंपेरियलिज्म, नेक्स्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी आपको हो गया व्हाट इज़ रेनेसेंस एंड व्हाट इज़ रिफॉर्मेशन।
ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले था पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन वो पीरियड है जब ये मिडीवल से मॉडर्न में जा रहा है। तो तीन चीज़ आपको ध्यान में रखना, और ये जो टेबल्स हैं और ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स दिया है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसको एक बार वीडियो को 2 बार कम से कम देखिए, फिर आप यू गो थ्रू द बुक, बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग है ये, एंड यू गो थ्रू द डॉक्यूमेंट एज वेल। डॉक्यूमेंट में मैंने उसको शॉर्ट में कर दिया है, तो डॉक्यूमेंट को आप ध्यान से देखें, उसको एक बार रीड कर लें। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट में हम लोग फिर देख लेंगे कि इम्पॉर्टेंट फिगर्स कौन कौन से हैं रिनेसेंस के, जैसे कोपरनिकस है, गैलीलियो है, माइकल एंग्लो है, मैशिवली है, उसके बाद शेक्सपियर हैं, मिल्टन हैं। तो ये सारे लोग उसी पीरियड के हैं जो न्यू आइडियाज़ को प्रमोट कर रहे थे, जो साइंटिफिक थिंकिंग को प्रमोट कर रहे थे, ओल्ड डॉगमास को क्वेश्चन कर रहे थे, जो बैड प्रैक्टिसेस उसको क्वेश्चन कर रहे थे, ऑब्जर्वेशंस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। तो ये सारे बड़े बड़े लीडर्स हैं जो आपको लिस्ट है, उसमें आप देखिएगा लियोनार्डो डा विंची, माइकल एंग्लो, मैशिवली, निकोलस कोपरनिकस, गैलीलियो, जोहानस केपलर का बहुत बड़ा नाम है, पैरासिलस, मार्टिन लूथर का नाम पढ़ ही चुके हैं, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, रेनी डिस्कार्टिस, क्रिस्टोफर कोलंबस, अमेरिको वेस्पुसी, वास्को डी गामा, फर्डिनेंड मैगेलन एंड विलियम टिंडेल एंड विलियम वाइट। ये कुछ नाम, कुछ नेम्स मैंने आपको दिया है, आप इसके बारे में रीड कर लें। और डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, आप उसको पॉइंट्स भी अगर इफ़ यू कैन नोट डाउन वो रख लें, अदरवाइज प्रिंट आउट करके आप कॉपी में उसको लगा दें या बुक में लगा दें उसको। तो ये, और इस टाइम में पीरियड ऑफ ट्रांजिशन में एक चीज़ और हुआ है जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड वॉयेजेस ऑफ डिस्कवरी। इन्होंने घूमना शुरू किया, दुनिया को देखना शुरू किया यूरोपियंस ने। ये मैप रीडिंग और ये सब पढ़ चुके थे, ये अरब से बहुत कुछ सीख चुके थे, तो दे स्टार्टेड रोमिंग, गोइंग अराउंड द वर्ल्ड। तो इन्होंने बहुत सारे वॉयेजेस किए, बहुत सारे डिस्कवरीज किए, न्यू न्यू एरियाज़ को खोजा। उसमें क्रिस्टोफर कोलंबस, अमेरिको वेस्पुसी, इटालियंस थे, उसमें पोर्टुगीज़ थे, स्पेनिश थे। इन लोगों ने पूरी दुनिया में घूम घूम के नए रूट्स, नए जगहों को खोजा। इसके बारे में एक बार इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में भी आएगी बातचीत। तो वी विल कीप इट हियर, आप यहाँ तक पढ़ लीजिए और जो नोट्स भेजा गया है उसको आप कंप्लीट